ये जितने सर्वे के इंस्टीट्यूशंस हैं ये सब मल्टीनेशनल कंपनीज से कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। तो अवामुन्नास जो है, जनता जनार्दन जिसका हाथ में सत्ता की चाबी है, वो वक्त के ऊपर फैसला लेगी क्या करना है। जो भयावह स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना की हुई थी, जिसमें हज़ारों लोग, हज़ारों फैमिलीज़ मुतासिर हुई और हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उसको लोग कैसे भूल जाएंगे। तो जो 5-6 दोस्त हैं सरकार के जिनके पास खदाने हैं, लोहे की खदाने हैं और दूसरी खदाने हैं, तो जो खदाने हैं बेसिकली उन लोगों ने कार्टेल बना के उसको कीमतें बढ़ाते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी को अपने वजूद को बचाने की लड़ाई लड़नी है। उत्तर प्रदेश को बचाने की लड़ाई सिर्फ नहीं लड़नी है, इस सर्कमस्टेंसेस को रिस्पॉन्ड करने का नाम पॉलिटिक्स है। हर वक्त जो है वो सड़क पे उतरने का नाम पॉलिटिक्स नहीं है। इस पूरी जंग में जब आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने की जंग हो रही है, उसमें अगर कोई कुर्बानी दे रहा है जो तारीख़ याद रखेगी तो वो मुसलमान है। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। उत्तर प्रदेश इलेक्शन और 5 राज्यों के इलेक्शन बिल्कुल करीब हैं, जिसको लेकर अभी सी वोटर्स एक सर्वे आया है जिसमें सब जगह से कांग्रेस को साफ दिखाया जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, लेकिन जहां पर भी वजूद है, चाहे वो पंजाब की बात करें, पंजाब में आम आदमी पार्टी को दिखाया जा रहा है। हमारे साथ नवेद हामिद साहब मौजूद हैं, जो ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के अध्यक्ष हैं, सदर हैं। एक बड़ा इदारा है मुसलमानों का, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश इलेक्शन को लेकर मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी तक जो लग रहा था, ये दिखाई दे रहे हैं, जो हालात दिखाई दे रहे हैं, उसमें अखिलेश यादव की तरफ मुसलमानों का रुझान दिखाई दे रहा है। जो सी वोटर्स का जो सर्वे आया है उस पर क्या कहना है, हम बात करेंगे। पहली प्रतिक्रिया, सर्वे में उत्तर प्रदेश में 266-67 सीटें बीजेपी को दिखाई जा रही हैं और 40% वोट के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ रही है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी इस वक्त अपने उरूज पर है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो हर जगह जीतेगी या दोबारा जीतेगी। बंगाल में सर्वे ने क्या दिखाया था, सी वोटर सर्वे ने क्या दिखाया था और सर्वे ने क्या दिखाया था। तो अवामुन्नास जो है, जनता जनार्दन जिसका हाथ में सत्ता की चाबी है, वो वक्त के ऊपर फैसला लेगी क्या करना है। और एक बात बहुत अहम है, ये जितने सर्वे के इंस्टीट्यूशंस हैं ये सब मल्टीनेशनल कंपनीज से कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं और ज़्यादातर इस वक्त जो कॉरपोरेट हाउसेस के अंदर या इस तरह के जो इदारे हैं, उनमें जो नौजवान हैं उनका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं जाके आरएसएस से मिलता है। इस बात को भी हमें सामने रखना चाहिए। तो एक फॉल्स इमेजनरी एक इमेज बनाने की बंगाल में कोशिश की गई थी और हो सकता है कि सही हो, लेकिन जो हकीकत हैं, जो ज़मीनी जो है सच्चाइयाँ हैं, उनको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ज़्यादा मैं सर्वे वर्वे पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करता हूँ, बिलीव भी नहीं करता हूँ। और मैं तो आखिरी वक्त में वोटर क्या करने जा रहा है वो अंडर करंट उस वक्त मालूम होता है, अभी कहना कुछ कबल अज़ वक्त है। मेरी राय तो यही है। तो क्या ऐसा लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश में जो मुद्दे अभी छाए हुए हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उससे बहुत बड़ा इलाका प्रभावित है और जो वहाँ जाकर के बात भी की जा रही है लोगों से, तो एक तरह से बीजेपी के ख़िलाफ़ पूरा मूड नज़र आ रहा है लोगों का। उसके अलावा कोविड के हालात जो जिस तरह के रहे पूरे उत्तर प्रदेश में, जब गंगा के किनारे डेड बॉडी दिखाई दी, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का रुझान। देखिए, ये सब मैनेज चीज़ें होती हैं, ये पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का एक ज़रिया बन गया है। मैंने सर्वे जो हैं आजकल,
जो भयावह स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना की हुई थी, जिसमें हज़ारों फैमिलीज़ मुतासिर हुई और हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उसको लोग कैसे भूल जाएंगे। फॉर्मल एजुटेशन किसानों का वो जो है, वो सिर्फ किसानों का मसला नहीं है। देखिए, किसान तो एक फ्रंट रनर्स है, फ्रंट एजुटेटर्स हैं, लेकिन मुतासिर आम इंसान भी हो रहा है और होगा। क्योंकि अभी देखिए, तेल 212 रुपये पहुंच गया था, लेकिन जब हंगामा हुआ तो एक प्रेशर बना, और यूपी का चुनाव बहुत क्रूशल है, तो उसमें जो कमी आई है तेल की कीमतों में, तो वो इसलिए आई है कि यूपी का चुनाव मुझे लगता है। और आप देखिए कि लोहे में और स्टील में और दूसरी धातुओं के अंदर जो पैसा बढ़ रहा है, वो क्यों बढ़ रहा है भाई? कहाँ हो रही है? अभी तो इंडस्ट्री सारी बंद है, क्यों हो रही है? तो जो 5-6 दोस्त हैं सरकार के, जिनके पास खदाने हैं, लोहे की खदाने हैं और दूसरी खदाने हैं, तो जो खदाने हैं बेसिकली, उन लोगों ने कार्टेल बना के उसको कीमतें बढ़ाते रहते हैं, तो उसका आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मुद्दे उठेंगे, और मुद्दे जब उठेंगे तो लोगों की समझ में आएगा, तो उसके हिसाब से बोल। लेकिन नवेद साहब, ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से इतना बड़ा मुद्दा है, जब चाहते हैं पेट्रोल का रेट बढ़ जाता है, रोज़ाना बढ़ रहा है तकरीबन पिछले दिन, हालांकि अब 2-3 दिन से कम हुआ है, लेकिन जब बढ़ता है लगातार बढ़ता चला जाता है। पहली तारीख कोई सबसे बड़ी मार 25 रुपये सिलेंडर पर बढ़ा दिए गए, लेकिन उसके बावजूद विपक्षी पार्टियां उसको मुद्दा नहीं बना पा रही हैं, उसमें कहीं दम नज़र नहीं आ रहा। देखिए, विपक्षी पार्टियों के पास रिसोर्सेज नहीं है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। सत्तारूढ़ दल के पास पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, 100 से ऊपर चैनल का दिन रात गुणगान करते रहते हैं। आपने देखा कि टाइम्स नाउ हिंदी का जो चैनल है, उस पर किस तरीके से पेट्रोल की कीमतों को मैनिपुलेट करके दिखाया गया, गैस के सिलेंडर की कीमतों को मैनिपुलेट करके दिखाया गया, और उसमें सब्सिडी का कोई जिक्र ही नहीं था, उसमें जो ओपन सिलेंडर होता है उसी का जिक्र था। तो ये प्रोपेगेंडा एक फाशिज़म का एक बड़ी जो ताकत होती है, वो कॉर्पोरेट हाउसेस होती है। दुनिया में जहाँ भी फाशिज़म ने सर उठाया है, उसमें कॉर्पोरेट हाउसेस का बहुत बड़ा रोल रहा है। और आज भारत में कॉर्पोरेट हाउसेस मीडिया चला रहे हैं। मीडिया तो है ही नहीं, कॉर्पोरेट हाउसेस का एक माउथ पीसेस हैं वो, जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, उनको पैसा देती है, ऐड उनको देती है, इश्तहार देती है। तो वो अपोजिशन के पास तो इश्तहार देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो वो अगर भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल के अगर 50 लोग भी कहीं एजिटेशन करते हैं किसी अपोजिशन सरकार के ख़िलाफ़, तो एक मुद्दा बनती है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बहस का मुद्दा बनता है वो। लेकिन अगर अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी और दूसरे लोग जो हैं, वो अगर 50,000 की रैली भी कर लें और कांग्रेस पार्टी कहे कि हमने पूरे मुल्क के अंदर जो है पेट्रोल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, तो मुद्दा नहीं बनता है। तो कॉर्पोरेट हाउसेस प्लस मीडिया अंडर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, वो यूपी में इलेक्शन को बहुत कम वक्त बचा है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से आक्रामक होना चाहिए अखिलेश यादव को, जिस तरह से आपने बंगाल में देखा, ममता बनर्जी पूरी तरह से फ्रंट पर आकर के लड़ रही थी, उत्तर प्रदेश में वो करंट नज़र नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस तरह से सीबीआई में बहुत सारे मामले हैं, समाजवादी पार्टी के नेताजी के ऊपर हैं और पार्टी के लीडरों के ऊपर हैं, तो उसका कहीं ना कहीं डर दिखा करके ऐसा लगता है कि पूरा खुलकर सामने नहीं आ पा रहा। अब देखिए, जो आपने कह दिया उससे मुझे क्यों कहलवा रहे हैं लोग? तो यही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। लेकिन ये कि बहरहाल अखिलेश यादव को अगर सरकार बनानी है, ये उनके वजूद की लड़ाई है। मैंने पहले भी कहा था एक इंटरव्यू में, तो उनको समझना चाहिए कि सीबीआई का मामला जो है वो तो शिबू सोरेन के साथ भी था झारखंड के अंदर, लेकिन शिबू सोरेन और उनके लड़के ने पूरी मुस्तैदी के साथ जंग का मुकाबला किया
उन पर तो जंग थोपी जा रही थी, तो जंग का मुकाबला किया और वो कामयाब हुए। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी को अपने वजूद को बचाने की लड़ाई लड़नी है। उत्तर प्रदेश को बचाने की लड़ाई सिर्फ नहीं लड़नी है। अगर समाजवादी को अपने वजूद की लड़ाई लड़नी है, जिसमें जैन भी शामिल हैं, तो इनको एक बात तो ये कि ये फॉर ग्रांटेड नहीं समझना चाहिए कि वोट उनको, जो नाराज़ वोट है बीजेपी के ख़िलाफ़, वो मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा दिन तक वो बात चलने वाली नहीं है। जैसे जैसे इलेक्शन आएगा वैसे वैसे हालात, कैंपेन जो का अंदाज़ बदलेगा। आपने देखा पोलराइजेशन की सियासत शुरू हो चुकी है, पूरी सियासत शुरू हो चुकी है। तो अखिलेश यादव को, खैर हम तो उस पोजीशन में नहीं है कि अखिलेश यादव को कोई राय दे सकें, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि किसी भी वोटर को फॉर ग्रांटेड वो ना समझें और उनके वर्कर को बूथ पे लड़ाई लड़ते हुए नज़र आना चाहिए। लेकिन वो मुसलमान वोटर को तो समझ रहे हैं। मैंने क्या कहा, हर वोटर की बात, उसमें मुसलमान भी आ गए। मैं अभी हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करना चाहता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि फॉर ग्रांटेड बहुत मुसलमानों के अलावा भी तो बहुत सारे लोग हैं। किसान हैं जो सरकार से नाराज़ हैं, श्रमिक हैं जो सरकार से नाराज़ हैं। हमें बीजेपी के एजेंडे में, हिंदू मुसलमान के एजेंडे में नहीं फंसना चाहिए। हमें तो श्रमिकों के साथ खड़ा होना चाहिए, हमें किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। सिवाय प्रेस स्टेटमेंट करने के, ट्वीट करने के बात नहीं बनने वाली है। मेरा यही निवेदन जो है जैन से भी है कि वेस्टर्न यूपी में आपको अगर लड़ाई लड़नी है, जिन्होंने लड़ने की कोशिश भी, जैन तो कहीं कहीं नज़र भी आ रहे हैं, तो किसानों की पंचायत में हिस्सा लेने से बात नहीं बनेगी, किसानों के एजुटेशन को लीड करने से बात बनेगी। कुछ इस तरह का काम करना पड़ेगा जो चौधरी चरण सिंह का आप सही वारिस के तौर के ऊपर आप बहुत कोशिश कर रहे हैं। जैन मुसलमानों की एक बड़ी नुमाइंदा जमात है मजलिस मुशावरत, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के जो पिछले 5-6 साल से हालात बने हुए हैं जब से योगी आए हैं, और अभी पिछले तकरीबन 7-8 महीने से देखने में आ रहा है कि मुकाबला चल रहा है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लिंचिंग को लेकर, मुसलमानों की पिटाई को लेकर। तो ऐसे में क्या रहनुमाई करना चाहेंगे? ख़ास तौर से ये एक वक्त होता है जब इलेक्शन का वक्त होता है, तो ऐसे में आपकी जमात क्या कर रही है ख़ास तौर से मुसलमानों के दरमियान? देखिए, सबसे बड़ा काम जो इस वक्त है वो मुसलमानों में हिम्मत और हौसलों को पैदा करने की बात है, और इसमें मुशावरत समेत तमाम जमातें कोशिश में लगी हुई और एक मैसेज भी देती रहती हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को भी लिखती रहती हैं, बात करती रहती हैं। लेकिन उनका पूरा जो एजेंडा है, जो फेल हो रहा है उनका एजेंडा, जो डिवीज़िव फोर्सेस हैं, उस एजेंडे को फेल होता देखकर वो दूसरा एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर अभी बात करने का मौका भी नहीं आया है। तो एक अंडर करंट है, उस अंडर करंट को समझने की ज़रूरत है, उस एजेंडे को समझने की ज़रूरत है जो दूसरे लोग अगयार जो हैं वो चला रहे हैं। मैंने एक जुमला मैं हमेशा कहता हूँ कि सर्कमस्टेंसेस को रिस्पॉन्ड करने का नाम पॉलिटिक्स है। हर वक्त जो है वो सड़क पे उतरने का नाम पॉलिटिक्स नहीं है। तो अगर वो सड़क पे उतर के मुसलमानों को के साथ जुल्म कर रहे हैं, उनको कत्ल कर रहे हैं, कानून को ताक पे रख रहे हैं, तो क्या उसका मुकाबला सड़क पे उतर के करना चाहिए? क्योंकि उनका पूरा एजेंडा तो सिविल वॉर का एक एजेंडा है। तो उस एजेंडे में हमें क्या फंसना चाहिए? तो अभी पूरे सूरत हाल को सामने रखकर मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को और मुस्लिम जमातों, उन सबको फूंक फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है। क्योंकि हमें ये आप समझ लीजिए कि भारत को बचाने का एक पूरा द्वंद्व चल रहा है। भारत को बचाने की एक लड़ाई है ये, और उसमें इस वक्त सबसे ज़्यादा कुर्बानी अपनी जानों की अगर कोई दे रहा है तो मुसलमान
गरीब तबके का मुसलमान है, नौजवान है, जिसको जेलों में भी डाला जा रहा है, जिसको सड़कों पर भी मारा जा रहा है, जिसको ट्रेनों में मारा जा रहा है, जिसका इकोनॉमिक बायकॉट किया जा रहा है, तो इस पूरी जंग में जब आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने की जंग हो रही है, उसमें अगर कोई कुर्बानी दे रहा है जो तारीख़ याद रखेगी, तो वो मुसलमान है। उस कुर्बानी को रायगा नहीं होने देना है, मेरी अपनी राय है। स्ट्रेटजी हमारी बहुत दूसरी होनी चाहिए, और उस एजेंडे को, जो एजेंडा इन लोगों का है, उस एजेंडे को हमें नाकाम करना चाहिए। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक डर बैठ रहा है लोगों के अंदर, और न सिर्फ लोगों के अंदर बल्कि जो सेकुलर जमातें हैं उनके अंदर ये डर बैठ रहा है कि अगर हम खुले तौर पर मुसलमानों की हिमायत करेंगे, लिंचिंग के ऊपर बात करेंगे, मुसलमानों के हुकूक़ के ऊपर बात करेंगे, तो हमसे हिंदू वोटर कट जाएगा। देखिए, लोगों में अगर आप मुसलमानों को शामिल कर रहे हैं तो मुसलमानों में तो कोई डर नहीं है। मुसलमान ट्रेनों में सफ़र करता है, बहुत धड़ल्ले से करता है। मुसलमान सड़क के ऊपर सर ऊंचा करके निकलता है। मुसलमान के ख़िलाफ़ कहीं भी कुछ होता रहे, उस इलाके को छोड़ता नहीं है। तो मुसलमानों की हिम्मत की बात है ना। ये मुसलमानों का एक जो उनका ईमानी जज्बा है, उस जज्बे ने उनको जीने की जो सीख दी है, वो ये उसकी मिसाल है। जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज़ का मसला है, पॉलिटिकल पार्टीज़, देखिए, वोट डेमोक्रेसी में सरों को गिना जाता है, और आज माने ना माने आप, लेकिन एक बड़ा तबका उस डिवीज़िव एजेंडे के बहकावे में नहीं, जाल में फंस गया है, जिसमें नौजवानों की एक बड़ी तादाद है, और ये सोशल मीडिया ने उसको बहुत बढ़ावा दिया है। तो बहुत अच्छे काम भी हुए, सोशल मीडिया से हो रहे हैं, जवाब भी दिए जा रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ तो अपना कर रही हैं, डर है उनके अंदर। बहुत सारी वजूहात हैं, उसमें एक वजह ये भी है कि वो अपना जो उनका वोट है उसको खुला नहीं देना चाहती हैं, क्योंकि फ़ौरी तौर के ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है अगर मुसलमानों के ताल्लुक़ से कोई एक लफ्ज़ भी बोले तो उसको मुल्ला मुलाइम बना देंगे, उसको कह देंगे कि साहब नेहरू जो है वो मुसलमान की औलाद थे। आपने देखा सोशल मीडिया में कैसा प्रोपेगेंडा चला, बेहुदा प्रोपेगेंडा। तो ये सब सारी बातें हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी दिक्कतें होती हैं। बहन जी का देख लीजिए आप, बहन जी का क्या मसला है, वो भी को डरी बैठी हैं। तो इस मुल्क में मुसलमान पूरे मुल्क में चूँकि फैले हुए हैं, सिख कम्युनिटी सिख भाइयों की तरह एक इलाके में तो है नहीं, या क्रिश्चियंस की तरह सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में या केरला के अंदर या साउथ में कहीं कुछ इलाकों में तो है नहीं। मुसलमान तो त्रिपुरा से लेके, मणिपुर से लेके आपको पंजाब तक हर जगह नज़र आ जाएगा। लेकिन उसके पास 4-5 सीटों के अलावा पार्लियामेंट जो डोमिनेटेड सीट हैं, मेजॉरिटी की सीटें हैं नहीं। वो डिलिमिटेशन का जो एक पूरा कहानी है, अलमिया है, वो एक अलग कलमिया है। मैंने एक जुमला पहले भी कहा था, बार बार कहता हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ कि हम तो एक मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी का हिस्सा हो गए हैं, और मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी के अंदर जब तक इनकी दादागिरी चलेगी, कभी तो मुल्क के लोगों को समझ में आएगा कि मुसलमानों के साथ भी बराबरी का उसूली तौर पे हकूक़ उनको मिलने चाहिए। इसी आशा के साथ मैं और आप जी रहे हैं। शुक्रिया नवेद हामिद साहब हमसे बात करने के लिए। ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की सियासत पर नवेद हामिद साहब ने बात की और मुसलमानों के हालात पर बात की। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैज़ी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।